नमस्कार, इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम निगमनात्मक और आगमनात्मक अध्ययन पद्धति के बीच के अंतर को समझेंगे। राजनीति विज्ञान में प्लेटो और अरस्तु ये दोनों विचारक क्रमशः निगमनात्मक और आगमनात्मक अध्ययन पद्धतियों के जन्मदाता माने जाते हैं। दोनों ही पद्धतियों के भीतर जो मूल समस्या है उसके पहले उसका अध्ययन का प्रयास किया जाता है। जो समस्या है वो समाज में विद्यमान है और उस समस्या का अध्ययन करके उसका समाधान निकालने का प्रयास किसी भी विचारक को करना होता है। जो विचारक निगमनात्मक पद्धति से अध्ययन करेगा वो क्या प्रक्रिया है उसको हम देखने का प्रयास करें तो समस्या पर विचार करने के परिणाम स्वरूप वह मानसिक चिंतन की अवस्था में एक ऐसे सामान्य निष्कर्ष पर पहुंचता है, एक ऐसे सामान्य दार्शनिक सिद्धांत का निर्माण कर देता है जो समाज की सभी परिस्थितियों में लागू किया जा सकता है। विचारक समस्या को देखकर पहले मानसिक चिंतन करता है और उसका समाधान अपने दिमाग में बना लेता है। उस समाधान को ये जो निशान है एरो, यह इस बात को दर्शाता है कि उस समाधान को बाद में वो समाज की विभिन्न परिस्थितियों में लागू करने का आग्रह करता है। तो इस प्रकार से निगमनात्मक पद्धति जो है वो पहले सामान्य सिद्धांत का निर्माण करती है और उसके पश्चात समाज की विशेष परिस्थितियों में उसी सिद्धांत को बराबर समान रूप से लागू करके ये आग्रह करती है कि यदि इसको इसी रूप में लागू किया जाएगा तो समस्या का समाधान हो सकता है। इसलिए निगमनात्मक अध्ययन पद्धति की विशेषता है सामान्य से विशेष की ओर। दूसरा जो तरीका है इसको समझने का वो हमने यहाँ पर यह लिखा है भीतर से बाहर की ओर। इसका अर्थ ये है कि पहले विचारक भीतर ही अपने मानसिक चिंतन में, अपने मस्तिष्क में उस समस्या के समाधान पर पहले विचार कर लेता है, फिर बाहर समाज को देता है, प्रस्तुत करता है। इसलिए इसको कहेंगे भीतर से बाहर की ओर। इंग्लिश में इसका नाम है डिडक्टिव मेथड। अब कैसे समझेंगे? तो देखिए, भीतर पहले सोचा और उसको बाहर दे दिया। डी मतलब दे देना। तो डिडक्टिव मेथड को आप थोड़ा याद रखने की दृष्टि से दे देना, पहले कुछ खुद तैयार करना सिद्धांत और उसको समाज को दे देना। तो जब देते हैं तो वो डिडक्टिव मेथड है, वो निगमनात्मक पद्धति है। दूसरा तरीका भी हो सकता है समस्या का अध्ययन करने का, उसको हम कहेंगे आगमनात्मक अध्ययन पद्धति। इसमें भी विचारक समस्या पर विचार करता है और उस समस्या को और अच्छी तरह से जानने के लिए समाज की विभिन्न परिस्थितियों का अध्ययन करता है। वो विभिन्न समाजों का अध्ययन करता है जहाँ जहाँ भी वो समस्या विद्यमान है। उस समस्या का समाज में अवलोकन करने के परिणाम स्वरूप उसे ये ज्ञात होता है कि इन सभी में कोई न कोई एक ऐसा सामान्य कारण है या ऐसी सामान्य कमी है जिसके कारण यह समस्या है। तो यदि उस कमी को दूर कर दिया जाएगा तो समस्या का समाधान हो जाएगा। इसलिए विचारक की जो प्रक्रिया है इससे बिल्कुल उल्टी है, निगमनात्मक पद्धति से बिल्कुल ऑपोजिट, बिल्कुल विपरीत यहाँ पर तरीका चल रहा है। अब यहाँ पर हमने लिखा है विशेष से सामान्य की ओर, अर्थात विचारक समाज की विशेष परिस्थितियों का अध्ययन करता है और उनके अध्ययन के परिणाम स्वरूप वह किसी एक निष्कर्ष पर सबसे अंत में पहुँचता है और इस तरह से वो एक सामान्य सिद्धांत का निर्माण कर देता है। तो विशेष परिस्थिति का अध्ययन पहले किया, अंत में सामान्य सिद्धांत का निर्माण हुआ। और दूसरा बाहर से भीतर की ओर, अर्थात पहले बाहर उसने समाज के भिन्न भिन्न परिस्थितियों का पहले बाहर अध्ययन किया है, तब उसके पश्चात अध्ययन करने के पश्चात वो मानसिक चिंतन की अवस्था में पहुंचा है। वो
अपनी 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 कुशाग्र बुद्धि से, अपनी विचार शक्ति के कारण वो ये निष्कर्ष निकाल लेता है कि यदि इन समस्याओं का समाधान करना है तो इस कारण को दूर करना पड़ेगा। इसलिए वो यहाँ पर यथार्थ का अध्ययन पहले करता है। तो ये यथार्थवादी है और यह काल्पनिक विचारक है, ये पहले कल्पना कर रहा है। इसका हिंदी में नाम है आगमनात्मक प्रणाली और इंग्लिश में इंडक्टिव। याद करने के लिए आप देखिए, इनका मतलब होता है आना, अंदर आना, आगमन, अंदर आना। तो बाहर से इनसाइड जाना है, मस्तिष्क में विचार करना है, तो ये इंडक्टिव मेथड हो गया। और ये बाहर से भीतर की ओर। तो याद रखने के दृष्टिकोण से ये 3 मैंने आपको जो तरीके बताए हैं कि आगमनात्मक पद्धति बाहर से भीतर की ओर चलती है, विशेष से सामान्य की ओर चलती है। निगमनात्मक पद्धति भीतर से बाहर की ओर चलती है, सामान्य से विशेष की ओर चलती है। प्लेटो और अरस्तु दोनों ने ही नगर राज्यों में भ्रष्टाचार क्यों है इस समस्या का अध्ययन किया। प्लेटो ने निगमनात्मक पद्धति से अध्ययन किया और यह निष्कर्ष निकाला, काल्पनिक और दार्शनिक सिद्धांत बनाया कि नगर राज्यों को भ्रष्टाचार से मुक्त करने के लिए दार्शनिक राजा चाहिए। तो क्या होना चाहिए, दार्शनिक इस पर विचार करता है। इसके विपरीत अरस्तु ने इसी समस्या पर विचार करने के लिए 158 संविधानों का अध्ययन किया और परिणाम स्वरूप निष्कर्ष दिया कि जिस नगर राज्य में या जिस राज्य में कानून का शासन होगा वहाँ पर भ्रष्टाचार नहीं होगा। तो समस्या एक, किंतु पद्धति की भिन्नता के कारण पूरी तरह से 2 विपरीत धाराओं में विचारक चले जाते हैं। एक विज्ञान की तरफ यथार्थवादी धारा है और दूसरी दर्शन की तरफ दार्शनिक धारणा है। धन्यवाद।